हार्टलेस सीओ एपिसोड 20। कहानी का टाइटल है अथर्व का रूहानी के करीब जाना। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। लड्डू ने युग की तरफ मुंह बनाया और रूहानी के फ़ोन में युग और रूहानी की तस्वीर को देखते हुए गुस्से में बोलता है, गंदा कहीं का, मेरी लूही का हाथ पकड़ रहा है, जबकि लूही सिर्फ लड्डू की है। या तो मैं बहुत महान हूँ इसीलिए लूही को मिस्टर कपूर के साथ शेयर कर लाऊं, वरना लूही को मेरे अलावा कोई और टच कर ले, ये लड्डू बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। ये तस्वीर मैं मिस्टर अथर्व को भेजूंगा और फिर वो तुम्हें डांटेंगे, देख लेना। इतना कहकर लड्डू रूहानी का फ़ोन लेकर वहाँ से चला जाता है। वह नीचे हॉल में आया और किसी बड़े को ढूंढने लगा जो उसे अथर्व का नंबर यानी फ़ोन नंबर दे दे, क्योंकि रूहानी के फ़ोन में तो उसका नंबर था ही नहीं। लड्डू सबके पास गया, किसी ने उसे ढंग से जवाब नहीं दिया। परेशान होकर वह हॉल में सोफे के पास आता है तो उसे सामने टेबल पर एक फ़ोन दिखाई दिया। लड्डू ने वो फ़ोन अपने हाथ में लिया तो देखा कि वह ओम जी का फ़ोन था। लड्डू खुश हो गया, उसे फ़ोन का पासवर्ड भी पता था, इसलिए उसने जल्दी से फ़ोन ओपन किया और करंट लिस्ट में घुस गया, जहां उसे मिस्टर अभय कपूर का नंबर मिला। लड्डू ने अभय को फ़ोन लगा दिया। कुछ ही रिंग के बाद अभय ने कॉल अटेंड की और अभय जी फ़ोन उठाते ही लड्डू की प्यारी सी आवाज़ सुनते ही बोलते हैं, और वहीं लड्डू उनसे पहले ही बोल देता है, अंकल चौली, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना, लेकिन मुझे आपके हैंडसम से बेटे का नंबर चाहिए। वो क्या है ना कि मुझे उनसे ज़रूरी बात करनी है। फ़ोन पर लड्डू की आवाज़ सुनकर अभय जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह बोलते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें व्हाट्सएप पे नंबर सेंड करता हूँ, सेव कर लो और जो ज़रूरी बात है उससे कर लो। लड्डू खुश हो गया, उसने जल्दी से कॉल कट कर दिया। अभय के चेहरे पर भी अभी मुस्कुराहट थी। उसने अथर्व का नंबर मिस्टर ओम के व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया। लड्डू ने वो नंबर जल्दी से रूहानी के फ़ोन में ले लिया और सेव कर लिया। उसने ओम जी के फ़ोन को वापस टेबल पर ही रख दिया और चुपचाप बिना किसी की नज़र में आए वहाँ से चलता बना और बंगले के बाहर गार्डन में चला गया और एक बेंच पर बैठ गया। अथर्व को फ़ोन लगा देता है। कपूर एंटरप्राइजेस। अथर्व अपनी मीटिंग रूम में मीटिंग कर रहा था और मीटिंग कंप्लीट करके बाहर निकल ही रहा था, तभी उसका फ़ोन बजने लगा। अथर्व ने अपने जेब से फ़ोन निकाला और स्क्रीन पर देखा तो अननोन नंबर से कॉल आ रहा था, पर अथर्व के फ़ोन पर एक सिस्टम था जिससे उसे फ़ोन करने वाले का नाम पता चल जाता था। तो इस बार भी उसे ये पता चल गया था कि इस बार रूहानी ओबरॉय का कॉल आ रहा है। रूहानी का नाम पता चलते ही अथर्व के दिल को सुकून मिला, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। वह बेताब नज़रों से अपने फ़ोन की स्क्रीन को ही देख रहा था। उसे यकीन तो नहीं हो रहा था कि रूहानी उसे फ़ोन भी कर सकती है। उसने अपने फ़ोन की स्क्रीन पर हाथ लगाया और अपने मन में बोला, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना हनी, मुझे रिश्तों में यकीन नहीं है। इतना कहकर वह बिना किसी भाव से अथर्व ने फ़ोन अटेंड कर लिया और अपने कान पर लगा दिया और सुनने लगा। तभी सामने से लड्डू फटाफट बोलता है, मिस्टर अथर्व कपूर, आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। वह युग आपको पता है आपका पत्ता काटने की कोशिश कर रहा है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी रूहानी का हाथ पकड़ने की। वह बुरा नहीं है, लेकिन वह अच्छा भी नहीं है। वह मेरी रूहानी के आँच पाँच क्यों घूमता है? आप उसे समझा दो, वरना मैं उसे बहुत मारूंगा।
गोले की यानी लड्डू की बातें सुनकर पहले तो अथर्व काफ़ी हैरान रह गया, लेकिन बाद में वह धीरे धीरे उसे काफ़ी गुस्सा आने लगा। जो कुछ लड्डू ने कहा वो अथर्व से भी सहन नहीं हो रहा था। उसने कसकर अपने फ़ोन को दबा दिया और गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोलता है, हिम्मत कैसे हुई उसका ऐसा करने की। लड्डू, मैं भी तो वही कहलाऊँ कि उसकी हिम्मत कैसे हुई। रुको, मैं व्हाट्सएप पर आपको एक फ़ोटो सेंड करता हूँ, उसके बाद आप इसका कोई इलाज करो। इतना कहकर लड्डू ने फ़ोन को होल्ड कर दिया और फिर व्हाट्सएप पर अथर्व को रूहानी और युग की फ़ोटो सेंड कर दी। अथर्व ने अपने फ़ोन की स्क्रीन पर उस तस्वीर को देखा तो उसका खून खौल उठा। तस्वीर के अंदर युग ने रूहानी का हाथ पकड़ा हुआ था, वह उसे देख रहा था। अथर्व को बहुत गुस्सा आया। अथर्व समझ नहीं पा रहा था कि उसे जलन हो रही है कि जनाब जिस सफ़र में ऊपर चल पड़े हैं वो उन्हें प्यार की मंजिल तक लेकर जा रहा है, और प्यार में जब तक जलन ना हो तब तक प्यार का मज़ा ही कहाँ आता है। अथर्व को बहुत गुस्सा आया। उसने फ़ोन कट किया और अपनी जेब में डाल दिया, तेज़ी से वहाँ से चला गया। रोमी उसे हैरान नज़रों से देखने लगा, उसके पीछे पीछे भागने लगा। आज अथर्व बहुत गुस्से में था। आज वह अपने असली रूप में आया था, जिसमें उसे किसी पर कोई भी दया नहीं आती थी। उसके ऊपर खून सवार हो गया था और अथर्व लिफ्ट से होते हुए नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आ गया और गुस्से में अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। रोमी और उसके गार्ड्स अथर्व के पीछे पीछे भागने लगे, अथर्व को रोक रहे थे, लेकिन अथर्व ने किसी की नहीं सुनी और वह अपनी गाड़ी में बैठकर तेजी से वहां से चला गया। रोमी और उसके गार्ड्स भी गाड़ी में बैठ गए और अथर्व के पीछे पीछे चल दिए। अथर्व की गाड़ी की स्पीड काफ़ी तेज़ थी। रोमी की गाड़ी उसके पीछे थी, लेकिन अथर्व तक पहुंच नहीं पा रही थी। रोमी काफ़ी परेशान सी बैठा हुआ था। तभी उसके फ़ोन बजा। उसने देखा तो अथर्व उसे कॉल कर रहा था। रोमी ने फटाफट कॉल अटेंड किया तो सामने से अथर्व की धमकी आई, चुपचाप वापस चले जाओ, कोई मेरा पीछा नहीं करेगा, वरना तुम सबको वो हाल करूँगा जो तुम जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे। अथर्व की धमकी सुनकर रोमी डर गया। उसने गाड़ी रोकने के लिए कह दिया और वह लोग वापस चले गए। अथर्व काफ़ी गुस्से में और तेज़ भी ड्राइविंग कर रहा था। उसकी हरी आंखें खून से लाल हो गई थीं। वह गुस्से में गाड़ी चला रहा था। उसके सामने वही नज़ारा बार बार घूम रहा था जिसमें युग ने रूहानी का हाथ पकड़ा हुआ था। अथर्व से अब ये सब सहन नहीं हो रहा था। रूहानी को छूने का हक सिर्फ और सिर्फ अथर्व को है, बाकी किसी को नहीं। आज उस युग की खैर नहीं है। इन सब ने अनजान रूहानी और ध्रुव आपस में ही बात करने रहे थे। लड्डू ने घूर कर देख रहा था। तभी रूहानी की नज़र लड्डू पर पड़ी, जो दरवाजे के पीछे छुप कर खड़ा था। रूहानी ने गहरी सांसें ली और बोलती है, लड्डू महाराज अंदर आ जाइए, चुप चुप कर बातें सुनना अच्छी बात नहीं होती। रूहानी की बात सुनकर लड्डू फुल एटीट्यूड में कमरे के अंदर आया और रूहानी से जाकर चिपक गया। रूहानी ने उसके माथे पर हाथ रखा और प्यार से बोलती है, क्या कर रहे थे तुम वहाँ पर? लड्डू युग को गुस्से में घूरते हुए कहता है, यह तुम्हारे कमरे में क्यों आया है? तुम्हें पता है ना, तुम्हारे कमरे में सिर्फ मैं आ सकता हूँ और कोई नहीं। फिर ये यहाँ पे कैसे आया? रूहानी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह लड्डू को प्यार से देखती है और बोलती है, यह मुझसे मिलने आया है, ये मेरा दोस्त है, इसे भी तो आने का हक हुआ ना। लड्डू ने गुस्सा आ गया और वो रूहानी से दूर भी हुआ और मुंह फुलाकर एक तरफ खड़ा हो गया। रूहानी को उसको देखकर हंसी आ रही थी। वह उसे मनाने लगी। कुछ ही देर में ओबरॉय हाउस के अंदर एक काले रंग की लग्जूरियस कार एंटर होती है। बंगले के सामने जाकर खड़ी हो गई। सिक्योरिटी गार्ड्स उस गाड़ी के पास आए, लेकिन तभी उस गाड़ी में से अथर्व गुस्से से बाहर निकलता है। अथर्व को देखकर गार्ड्स पीछे हट गए। अथर्व अपनी शर्ट की स्लीव्स को फोल्ड करते हुए गुस्से के बंगले के अंदर तुरंत ही एंटर हो जाता है।
अथर्व गुस्से में अंदर चला आया और जैसे ही रूहानी का नाम लेकर चिल्लाने ही वाला था कि तभी उसे रूहानी का वो बेचैन और खूबसूरत चेहरा दिखाई देने लगा। अथर्व ने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को कंट्रोल किया। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। अथर्व चुपचाप खामोशी से खड़ा हुआ था। तभी ओम जी वहां पर आए और अथर्व को देखकर हैरान रह गए। उसके पास आए और कहते हैं, अथर्व बेटा, आप यहाँ पर आइए, बैठिए। अथर्व ने अपनी आंखें खोली और सोफे पर जाकर बैठ गया और अपनी गुस्सैल निगाहों से चारों तरफ देखने लगा। ओम जी ने उसके सामने बैठते हुए कहा, अथर्व चुपचाप बैठा हुआ था। उसने पूरे घर को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया और ओम जी उसके चेहरे को देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि शाम के 5 बज रहे थे और अथर्व यहाँ पर क्यों आया था। क्या उसे कोई काम था या वो किसी से मिलने आया था? लेकिन अथर्व के स्वभाव के अकॉर्डिंग वो किसी से मिलने तो नहीं आ सकता, फिर शायद उसे कोई काम ही होगा। ओम जी ने गहरी सांस ली और बोलते हैं, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप इस वक्त कैसे आए? अथर्व अथर्व ने उनकी तरफ देखा और शांति से बोलता है, मुझे रूहानी से बात करनी है, क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ? अथर्व की बात सुनकर ओम जी को हैरानी हुई, लेकिन उन्होंने कहा, ठीक है, मैं अभी रूहानी को बुला देता हूँ। अथर्व, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद जाकर उससे बात कर लेता हूँ। ओम जी हाँ कह देते हैं। वो अथर्व को लेकर रूहानी के कमरे तक पहुंच गए, जिसके अंदर रूहानी, युग और लड्डू आपस में बातें कर रहे थे। ओम जी रूहानी के कमरे के दरवाजे पर आए और बोलते हैं, रूहानी देखो, तुमसे मिलने कौन आया है। अपने पापा की बातों को सुनकर रूहानी अपनी जगह से खड़ी हुई और सवालिया नज़रों से आगे बढ़ने लगी और अपने पापा के पास पहुंची तो उसके बगल में खड़े शख्स को देखकर वह हैरान रह गई। ओम जी के बगल में अथर्व अपने भावहीन चेहरे के साथ खड़ा हुआ था और एकटक अपनी जुनूनी निगाहों से रूहानी की ही तरफ देख रहा था। अथर्व के चेहरे की बेताबी और जुनूनी निगाहों को देखकर रूहानी के तो तन बदन में सिरहन सी दौड़ पड़ी। उसने अथर्व से अपनी नजरें तुरंत हटा ली और चुपचाप खड़ी हो गई। ओम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आइए अथर्व जी, रूहानी से बात कर लीजिए। रूहानी थोड़ा पीछे हट गई। अथर्व रूहानी के पास अंदर आया और उसके चेहरे को देखने लगा। उसके चेहरे को जुनून से देखते हुए कमरे के अंदर आ गया। अथर्व को देखकर लड्डू की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वह भागता हुआ आया और अथर्व के पैरों से लिपट गया। अथर्व को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और वह अभी भी रूहानी को ही देख रहा था। अथर्व को वहां देखकर युग को काफी गुस्सा आने लगा। उसने अपनी मुट्ठियां कस ली। गुस्से में अथर्व को ही घूर रहा था, लेकिन अथर्व को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह सिर्फ और सिर्फ रूहानी की तरफ ही देख रहा था। ओम जी ने उन सबको बात करने के लिए कहा और वहां से चले गए। लड्डू ने कस के अथर्व के पैरों को जकड़ा हुआ था और खुशी से बोलता है, अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी और आपसे ढेर सारी बातें भी तो करनी थी। अथर्व ने लड्डू की एक बाजू को पकड़ा और खुद से दूर करके एक तरफ खड़ा कर दिया और सीधे और सटीक शब्दों में बोलता है, 10 मिनट, पूरे के पूरे 10 मिनट तक मेरे और रूहानी के बीच कोई नहीं आना चाहिए, समझ रहे हो ना तुम? लड्डू ने हाँ में सिर हिला दिया और अथर्व की तरफ मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चला गया। अब अथर्व ने अपनी तेज और कुटिल नजरों से युग की तरफ देखा और कटाक्ष में बोला, मिस्टर युग मेहता, आपको शायद मुझे अलग से इनविटेशन देना पड़ेगा कि आप कमरे से बाहर जाइए, क्योंकि मुझे मेरी होने वाली वाइफ से कुछ प्राइवेट बातें करनी है जो मैं सबके सामने नहीं कर सकता। अथर्व की बातें सुनकर युग इधर उधर देखने लगा और वो झेप भी गया था। अथर्व से उसे डर भी तो लगता था और लेकिन वो अपनी होशियारी दिखाना भी चाहता था और सोच रहा था कि वो ना जाए। युग को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन अब वह करे तो क्या कर सकता था। उसने रूहानी की तरफ देखा, लेकिन रूहानी की नजरें झुकी हुई थी, वह चुपचाप खड़ी थी। युग अभी भी अपनी जगह से हिला नहीं। अथर्व ने उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को शांत कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ अपनी हनी के लिए। अथर्व ने बड़ी खतरनाक तरीके से अपनी दाढ़ी को मसला और बोलता है, तुम्हारी तरफ मेरे पास बहुत वक्त नहीं है,
जो मैं इधर उधर भटकते हुए उससे वेस्ट करूं। और मेरा टाइम टेबल होता है जिसमें मैं 10 मिनट निकाल कर आया हूँ अपनी होने वाली बीवी से बात करने के लिए। मैं बहुत तमीज़ से पेश आ रहा हूँ। इससे पहले मैं अपनी तमीज़ भूलूँ, आप बाहर जा सकते हैं। अथर्व कितनी डरावनी बातें सुनकर युग कमरे से बाहर चला गया। उसके बाहर जाने के बाद ही अथर्व ने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया, लेकिन रूहानी काफ़ी कंफर्टेबल महसूस कर रही थी, इसलिए उसने कमरे के दरवाजे को वापस खोल कर दिया। रूहानी के पास आया और उसके बिल्कुल पास में और सामने खड़ा था। उसके झुके हुए चेहरे को देख रहा था। लगभग 5 मिनट तक अथर्व उसको ऐसे ही देखता रहा। दोनों ने कुछ नहीं कहा। रूहानी को घबराहट हो रही थी कि पता नहीं अथर्व क्या करेगा और वो यहाँ क्यों आया है। यह भी रूहानी को पता नहीं था। वो चुपचाप खड़ी थी, अपनी उंगलियों को मोड़ रही थी। अथर्व ने देखा रूहानी अपनी उंगलियों को मोड़ रही थी। तभी अथर्व ने रूहानी के हाथों को पकड़ लिया और अपनी बेहद आकर्षक आवाज़ में कहता है, खुद को तकलीफ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना जान लो, तुम बेहद कीमती हो और तुम्हारे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं और ना कभी होगा। तुम अथर्व की हनी हो, तुम्हारी तो कोई होड़ ही नहीं है। अथर्व जैसे इंसान के मुंह से खुद की तारीफ सुनकर रूहानी तो दंग ही रह गई। रूहानी भी इंसान थी, खुद की तारीफ सुनना उसे भी अच्छा लगता था, तो रूहानी को भी बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन वह अपनी खुशी चेहरे पर नहीं आने दे रही थी। अभी भी अपनी नज़रें झुकाकर ही खड़ी थी। अथर्व ने अपने दूसरे हाथ से रूहानी की ठुड्डी को पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर किया और उसके खूबसूरत चेहरे को गौर से देखने लगा, लेकिन रूहानी ने अथर्व से अपनी नज़रें नहीं मिलाई। अथर्व उसे देख रहा था और उसका दीवाना होता ही जा रहा था। धीरे धीरे अथर्व के ऊपर उसकी सनक सवार होने लगी थी। उसका दिल थक थक कर रहा था, उसके तन बदन में आग लग रही थी। वो रूहानी की तरफ आकर्षित होने लगा था, पर उसने अपने आप को शांत किया और गहरी सांस ली और अपनी आकर्षक आवाज़ में बोलता है, हनी, मैं साफ कह रहा हूँ कि जितना हो सके लोगों से दूरियां बना लो, क्योंकि अथर्व को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी, तो तुम सिर्फ मुझसे बात करोगी और मेरे आसपास ही रहोगी। इतना कहकर अथर्व ने रूहानी की थोड़ी को छोड़ दिया और उसके चेहरे पर आए बालों को ठीक करते हुए खतरनाक तरीके से बोलता है, सच कह रहा हूँ, बहुत मुश्किल से अपने गुस्से को कंट्रोल किया है आज मैंने, और ये शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार ही किया है। इसकी वजह सिर्फ तुम हो। तो सोच लो किस हद तक सीरियस हूँ मैं तुम्हारे लिए। जो मैंने आज देखा वह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन मैं तमाशा खड़ा नहीं करना चाहता था, इसलिए सीधा तुमसे बात करने लगा। अभी शांति से तो तुम कुछ समझ ही गई होगी ना। रूहानी के चेहरे पर परेशानी साफ साफ दिख रही थी। वह समझ रही थी कि अथर्व उससे क्या कहना चाहता है। रूहानी ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। अथर्व ने रूहानी के माथे पर हाथ रखा और बोलता है, जिंदगी बड़ी, ये हाथ तुम्हारे सिर पर ही रहेगा, इतना ध्यान रखना। पता नहीं क्यों, लेकिन अथर्व का रूहानी के सिर पर हाथ रखना रूहानी को काफ़ी अच्छा महसूस करवा रहा था। अचानक से उसकी आंखों से आंसू भर आए और उसे खुद उसका कारण नहीं पता था कि वो इतना भावुक क्यों हो रही थी। अथर्व ने रूहानी के सिर पर अपना हाथ हटा लिया और कमरे से बाहर चला गया। रूहानी उसे जाते हुए देख रही थी और धीरे धीरे अथर्व उसकी नज़रों से ओझल हो गया था। रूहानी भावुक हो गई थी। आज उसे अथर्व से अपने पापा का एहसास हो रहा था। जब उसने रूहानी के सिर पर हाथ रखा, वो भी पूरे हक से। रूहानी ने अपने आंसुओं को पोंछा और बोलती है, क्या मैं इस इंसान को समझ पाऊंगी? आज मैंने एक साथ इसके दो दो रूपों को देखा।
रूहानी ने आह भरी और बेड पर बैठकर अथर्व की बातों के बारे में सोचने लगी। अथर्व नीचे हॉल में आया जहाँ पर ओम जी, युग और लड्डू बैठे हुए थे। अथर्व ने ओम जी से पास आकर उनके पैर छुए और बोलता है, रूहानी का ख्याल रखिएगा, बस कल तक के लिए, उसके बाद वो अथर्व के हवाले होगी। ओम जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने हाँ में अपना सिर हिला दिया। अथर्व से कुछ कहना चाहते थे लेकिन अथर्व को जाने की जल्दी थी, इसलिए वो बिना कुछ कहे वहां से चला गया। ओम जी तो उसे जाते हुए देखते ही रह गए। युग को बहुत गुस्सा आ रहा था। अथर्व ने इस घर में उसकी जगह जो ले ली थी। लड्डू भागता हुआ बाहर चला गया। उसने देखा कि अथर्व ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट करने ही वाला था। तभी लड्डू भागता हुआ उसके पास आया और गाड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। अथर्व ने उसे घूरा और गाड़ी का दरवाज़ा खोल देता है। अथर्व ने गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया था। बिना किसी भाव के लड्डू को ही देखने लगा। लड्डू उसके पास आया और बोलता है, इतना क्या भाव खा रहे हो आप? हाँ यार, एक तो आपकी हेल्प की और आप मुझसे बात तक नहीं करते हो। अथर्व रूहानी को लेकर मुझसे ज़्यादा इनसिक्योर तो स्वास्तिक उर्फ लड्डू है। तो मुझे मत बताओ कि तुम मुझसे मेरी कितनी हेल्प की है। वैसे एक काम सही किया, कम से कम अब वो युग मेरी नज़रों में रहेगा। लड्डू हड़बड़ाकर बोलता है, हाँ हाँ, मैं लूही को लेकर इनसिक्योर हूँ क्योंकि वह मेरी लूही है। वह हमेशा से मेरे छाती रहती है, मुझसे बातें करती है। मुझे वह युग हमेशा से ही पसंद नहीं था। वह जब देखो तब मेरी लूही से चिपकने की कोशिश करता है, पर मैं उन दोनों को अलग नहीं कर पाया क्योंकि वह लूही का बेस्ट फ्रेंड है। रूही को वह अच्छा लगता है, इसलिए मैंने सोचा मैं आपको बुला दूँ। आपसे डर कर तो कोई भी चुप हो सकता है, तो लूही भी आपकी बात ज़रूर मानेगी। मैंने ऐसा ही सोचा था। अदम ने गहरी सांस ली और अपनी स्टेयरिंग्स पर हाथ रखकर बोलता है, रूहानी को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह लड़की अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। अकल तो उस युग के ठिकाने लगाने पड़ेंगे। वह कुछ ज़्यादा ही उछल रहा है और अपनी मर्यादा से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। लड्डू, हाँ आप सही कह रहे हो, वह बहुत ज़्यादा उससे बाहर निकल रहा है जो अभी अभी आपने कहा। लड्डू, अथर्व ने लड्डू की तरफ देखा और बोलता है, जाओ अंदर जाओ, बाहर क्यों खड़े हो तुम? लड्डू चिकनी चुपड़ी बातें करके बोलता है, क्योंकि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। आपका चेहरा देखता हूँ ना तो मेरी ज़िंदगी छवल जाती है। अथर्व ने एक बार फिर से गहरी सांस ली और बोलता है, तुम 24 घंटे रूहानी के साथ रहते हो ना, तो एक बार मुझे बताओ, तुमने ये सब कहाँ से सीखा है? क्या तुम्हें स्कूल में ये सब सिखाया जाता है या रूहानी ने तुम्हें ये सब सिखाया है? जहाँ तक मैं रूहानी को जानता हूँ वह तुम्हारी तरह तो बिल्कुल भी नहीं बोलती। लड्डू हैरानी से बोलता है, इसका मतलब आप रूहानी को नहीं जानते हो? रूहानी बहुत बोलती है। वह तो इतना बोलती है जितना कि कोई लिमिट ही नहीं है। और मैं और रूहानी एक जैसे ही हैं। हम दोनों पूरे दिन सीरियल देखते रहते हैं और च्युइंगम चबाते रहते हैं। सीरियल के जितने भी डायलॉग्स हैं आप हम दोनों को पूछ लीजिए, हमें सब याद है। हम तो सभी सीरियल्स का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं जिसमें हम 100 मार्क्स से पास हो सकते हैं। रूहानी तो बहुत ज़्यादा सीरियल देखती है, उसी ने मुझे सीरियल देखना सिखाया है। लड्डू की बातें सुनकर अथर्व हैरान रह गया। इसका मतलब रूहानी भी लड्डू के जैसी है, लेकिन अभी वह ज़्यादा नहीं बोल रही है क्योंकि शायद वह अथर्व के साथ इतना कंफर्टेबल महसूस नहीं करती। अथर्व यही सब सोच रहा था, तभी लड्डू बोलता है, एक बार रूहानी आपसे घुलने मिलने लगे तो फिर देखना उसका बोलना कभी बंद ही नहीं होगा। वह इतना बोलती है कि आपके कान पक जाएंगे। अभी तो वह आपसे डरती है इसीलिए चुप रहती है। आपने देखा नहीं, आपको देखकर वह कैसे भाग जाती है और छुप जाती है। तो ऐसे डरने वाली लड़की ज़्यादा बोलेगी कैसे?
अथर्व ने कुछ नहीं कहा और अपनी गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर दिया। लड्डू को अंदर जाने का इशारा किया। लड्डू ने अथर्व को फ्लाइंग किस किया और इतराता हुआ बंगले के अंदर चला गया। उसके जाते ही अथर्व अपनी गाड़ी लेकर तेजी से वहां से चला गया। बंगले के ऊपर वाले कमरे की खिड़की से रूहानी अथर्व को ही देख रही थी। काफ़ी दूर तक उसे अथर्व की गाड़ी दिखाई दी और फिर उसकी आंखों से ओझल हो गई। रूहानी ने गहरी सांस ली और बोलती है, ना जाने हमारा रिश्ता हमें किस मोड़ पर ले आया है। मैं आपको जानती तक नहीं हूँ, जितना जाना है उसमें भी कंफ्यूज ही हूँ। कभी आप मुझे बहुत बुरे लगते हो तो कभी आप मुझे बहुत समझदार लगते हो। जहाँ तक मैंने सुना है कि जो इंसान बहुत गुस्से वाला होता है उसके दिल में बहुत दर्द छुपा होता है, लेकिन आपके अंदर ऐसा क्या दर्द है? क्योंकि आपके साथ तो आपका पूरा परिवार है, आपके माता पिता हैं, चाचा चाची हैं, चाचा चाची के बच्चे हैं, सब कुछ तो है, कोई कमी तो नहीं है आपके पास। तो आप ऐसा क्यों हो? क्यों आप बाकी लड़कों की तरह नॉर्मल नहीं हो? इतने दिनों में हम जब भी मिल रहे हैं, लेकिन मैंने एक बार भी आपको हल्का सा भी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। पत्थर की तरह ही बैठे रहते हो, पत्थर की तरह खड़े रहते हो। कैसे जीते हैं आप अपनी ज़िंदगी को? खैर, अब मुझे आपका ऐसा चेहरा ज़िंदगी भर ही देखना है। रूहानी ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी। वहीं अथर्व अपनी गाड़ी को बैठा हुआ, उसकी गाड़ी की स्पीड एकदम नॉर्मल थी। वह ड्राइविंग करते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसके दिमाग में रूहानी का चेहरा घूम रहा था। अथर्व सोच रहा था कि कैसे रूहानी उसको देखकर छुप जाती है, उससे दूर भाग जाती है, यहाँ तक कि उससे नज़रें भी नहीं मिलाती। अथर्व ने गहरी सांस ली और वो बोलता है, हमारा यह रिश्ता ना जाने हमें किस मोड़ पर ले जाएगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि तुम मुझे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हो रूहानी। जानता हूँ किसी को इतना जल्दी जज करना सही नहीं होता, लेकिन मैं आंखें बंद करके कह सकता हूँ कि यह लड़की दुनिया की सबसे अच्छी इंसान है। इस लड़की के साथ मैं अपना रिश्ता कभी नहीं तोड़ूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। यह लड़की सिर्फ मेरी और मेरे लिए ही बनी है। तुम्हें कैद कर लूँगा, सबसे दूर ले जाऊँगा, लेकिन कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। अगर तुम मेरे खिलाफ जाती हो, अथर्व कपूर जबरदस्ती करेगा, लेकिन अपनी हानि को अपने से दूर कभी नहीं जाने देगा। अथर्व की सनक एक बार फिर से उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही थी, जो आगे आने वाले वक्त में उसके लिए बहुत कुछ करवाने वाली थी। ये रात इतनी गहरी थी, उतनी ही खूबसूरत भी। अंश अपनी फैमिली के साथ बेंगलोर पहुंच चुका था और अभी वो डार्क मेंशन के हॉल में बैठकर सबके साथ खुशी से बातें कर रहा था। अंश को अथर्व का ही इंतज़ार था, जो अभी तक घर नहीं आया था। अंश अथर्व से 10-11 साल बड़ा था और उसके एक प्यारा सा बेटा यानी अमान्य, जो अभी बहुत छोटा था, वो मीठी के साथ ज़मीन पर बैठकर खेल रहा था। अंश ने टेबल से जूस का ग्लास उठाया और पीते हुए बोलता है, अवनी दी, कितना टाइम लगेगा मेरे अथर्व को घर वापस आने में? मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ उसका, ऊपर से फ़ोन भी नहीं उठा रहा। आप लोगों ने तो बताया नहीं क्या उसे कि उसका मामा उससे मिलने आ रहा है? अवनी ने उसे बताया। कैसे बताएं जनाब, किसी का फ़ोन ही नहीं उठाते। पूरा दिन तो उसकी मीटिंग चलती रहती है और कब वह फ्री होता है वह भी हमें नहीं पता चलता, तो फ़ोन कैसे करें? हालांकि मैंने अभय जी से कहा था कि वह उसे बता दे, लेकिन शायद आज अभय जी की भी मीटिंग थी, वह भी बिजी थे, इसलिए उन्होंने अथर्व को नहीं बताया होगा, वरना तुम्हारा नाम सुनकर अथर्व जरूर जल्दी घर आ जाता। अंश ने गहरी सांस ली और कहता है, चलो ठीक ही है। वे सब लोग आपस में बात ही कर रहे थे, तभी बंगले के बाहर गाड़ी के हॉर्न सुनाई देने लगे। अंश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, उसे पता था कि उसका भांजा आ चुका है। अथर्व अपनी गाड़ी से बाहर निकला और उसकी चाबी को गार्ड की तरफ फेंक देता है और अपने कोट को हाथ से पकड़कर
बंगले के अंदर चला आया। अथर्व को इतना जल्दी घर में देखकर सब लोग काफ़ी हैरान रह गए थे। अथर्व 11 बजे से पहले घर वापस नहीं आया करता था, लेकिन आज वह 7 बजे ही वापस आ गया था। सब लोग उसे देखकर खुश हो गए थे। अथर्व हॉल में आया, उसने किसी की तरफ नहीं देखा, वह सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। तभी उसके कानों में जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर अथर्व के कदम वहीं पर ठहर गए। कैसे हो भांजे? अपने मामा की आवाज़ सुनकर अथर्व पीछे मुड़ा और देखा तो उसके सामने उसके मामा जी खड़े थे। अंश को देखकर अथर्व को बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अथर्व अपने चेहरे पर अपनी भावनाएं लेकर नहीं आता, इसलिए वह बिना किसी भाव के अपने मामा को देख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत खुश था। अथर्व अपने मामा जी की तरफ आया और उनके पैर छूता है। अंश ने उससे झटके से अपने सीने से लगा लिया। अथर्व ने भी अंश की पीठ पर हाथ रख दिया और वे दोनों बहुत खुश थे। अंतर बस इतना था कि अंश अपनी खुशी जाहिर कर रहा था, लेकिन अथर्व चुपचाप बस अपने मामा को महसूस कर रहा था। उन दोनों के प्यार को देखकर अपनी की आंखों में आंसू भर आए। एक अंश ही तो है जिसके साथ अथर्व शांति से बात करता है और नॉर्मल बर्ताव करता है, बाकियों को तो किसी से ढंग से बात भी नहीं करता। अथर्व को वहां देखकर छोटा सा अमान जमीन से खड़ा हुआ और भागते हुए उसके पास आया, उसके पैरों से लिपट गया। अथर्व अंश से अलग हुआ और उसके नीचे देखता है तो छोटा सा बच्चा उसके पैरों से लिपटा हुआ था। अथर्व ने अमान को देखा और उसके माथे पर हाथ रख देता है। अमान को बस इतना ही चाहिए था और वह बड़ी सी मुस्कुराहट लिए अथर्व को ही देखने लगा। अथर्व अमान से कोई बात नहीं की, लेकिन उसने अमान के माथे पर हाथ तो रखा था। यह देखकर मीठी उदास हो गई, क्योंकि उसका बड़ा भाई उसके तो कभी सामने भी नहीं देखता और उससे बात तक नहीं करता। अवनी मुस्कुरा रही थी, तभी उसकी नज़र मीठी पर गई, जो उदास खड़ी थी। अवनी को बहुत बुरा लग रहा था। वह मीठी के पास आई और उसने मीठी को अपनी गोद में ले लिया और धीमी आवाज़ में बोलती हूँ, मैं कह रही हूँ ना तुमसे, तुम बहुत सीक्रेट लव करता है, और सीक्रेट लव सबके सामने दिखा कर नहीं करते, छुपा कर रखते हैं ताकि किसी की बुरी नज़र ना लगे। अपनी की बातें सुनकर मीठी खुश हो गई और बोलती है, सच में अथर्व भैया मुझसे सीक्रेट लव करते हैं? अवनी, हाँ बेटा, तुम्हारे बड़े भैया तुमसे सीक्रेट लव करते हैं, और सीक्रेट लव सबको बताया नहीं जाता, उसे छुपा कर रखते हैं, वरना नज़र लग जाती है ना। अवनी की बातें सुनकर मीठी खुश हो गई। उसने अवनी के गाल को किस किया और अवनी ने मीठी को अपनी गोद से उतारा और उसे लेकर अथर्व के पास चली गई। अथर्व को पता था कि मीठी उसके पास में खड़ी है। अथर्व के दिल में बेचैनी होने लगी, एक अजीब सा दर्द होने लगा, जो उसे हमेशा मीठी को देखकर होता था, लेकिन उसने एक बार भी मीठी की तरफ नहीं देखा। मासूम सी मीठी उम्मीद भरी निगाहों से अथर्व को ही देख रही थी। अवनी ने अमाने का हाथ पकड़ा और बोलती हैं, जाओ तुम दोनों अपने कमरे में जाकर खेलो। मीठी ने अमानी का हाथ पकड़ा और उसे लेकर कमरे के अंदर चली गई। उन दोनों के जाने के बाद अवनी बोलती हैं, चलो सब डिनर कर लेते हैं, डिनर भी रेडी ही है। अंश, हाँ हाँ, आज सब लोग मिलकर डिनर करते हैं, बहुत मज़ा आएगा, पूरी फैमिली एक साथ। अंश ने जो कहा वह अथर्व को बिल्कुल पसंद नहीं आया था, क्योंकि उसे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वह अकेला रहना पसंद करता, लेकिन वह अपने मामा की बातों को टाल भी तो नहीं सकता था। अथर्व खामोशी से खड़ा था। तभी अंश ने उसके कंधों पर हाथ रखा और बोलता है, एक दिन के लिए तो चलता है ना बेटा, सब लोग मिलकर खाना खाएंगे, बातें करेंगे, बहुत मज़ा भी आएगा, और कुछ ही दिनों में तो हमारी फैमिली में एक मेंबर और बढ़ जाएगा, हमारे अथर्व की बीवी आ जाएगी। अंश के मुंह से यह बातें सुनकर अथर्व के सामने रूहानी का ही खूबसूरत चेहरा घूमने लगा। अथर्व के दिल को बहुत सुकून मिला। वह सारे दुख, टेंशन, गुस्सा सब कुछ भूल गया था। वह बस रूहानी के खूबसूरत चेहरे को ही याद कर रहा था। अथर्व की आंखों में जुनून सवार हो गया था। वो बिना कुछ कहे वहाँ से सीधा अपने कमरे में चला गया। सब लोग उसे देखते ही रह गए। अपने कमरे में आते ही अथर्व ने अपना कोट सोफे पर फेंक दिया और अपनी शर्ट उतारकर पूल की तरफ बढ़ने लगा।
अथर्व का आकर्षक बदन देखकर तो कोई भी लड़की उसकी दीवानी हो जाए। अथर्व पूल के अंदर घुस गया और नीचे तलवे पर लेट गया। नीले पानी में अथर्व का पूल बेहद आकर्षक और हसीन लग रहा था। उसकी हरी आंखें अपने नशे से आग उगल रही थी, जो सिर्फ और सिर्फ रूहानी के लिए था। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का हमारा ये पार्ट? आई होप पसंद आया हो। अब अगले पार्ट में आप सीखेंगे अथर्व और रूहानी की सगाई। तो आज का पार्ट एंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ अपने दोस्तों तक मेरी वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए, मिलती हूँ कहानी के अगले पार्ट में। तब तक आप अपना अच्छी तरीके से ख्याल रखिए और सुनते रहिए हार्टलेस सीओ सिर्फ टिनी एफएम जान के साथ।